नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पेरिस में आतंकी हमले के पीछे आईएसआई का हाथ, 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान, दुनिया भर में निंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में किया अम्बेडकर हाउस का उद्घाटन, देर रात तुर्की के लिए होंगे रवाना, G20 समिट में लेंगे हिस्सा। नेहरू जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा सरकार असहिष्णुता को दे रही है बढ़ावा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नेहरू को बताया लोकतंत्र का आधार। नीतीश कुमार चुने गए महागठबंधन के नेता, सरकार बनाने का किया दावा पेश, 20 नवंबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। और दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 214 पर सिमटी, अश्विन जडेजा ने लिए 4-4 विकेट, भारत का स्कोर 80 रन बिना किसी नुकसान। और आइए देखते हैं पहली खबर। बिहार में महागठबंधन ने सरकार बनाने के लिए आज दावा पेश कर दिया। महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। 20 नवंबर को नीतीश कुमार गांधी मैदान में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। आज सबसे पहले जेडीयू विधायकों की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को पार्टी का नेता चुना गया। इसके बाद महागठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता बनाया गया। बैठक में सरकार बनाने के लिए रणनीति भी तैयार हुई। बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, कांग्रेस के बिहार प्रभारी सीपी जोशी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद मौजूद थे। अभी मिशन बाकी है, जो बिहार की जनता ने दिया है वो है देश के लिए। तो देश में भी ये जो बिहार की जनता ने राह दिखाई है, उस राह को पकड़ करके आगे देश में भी चलना है। मंत्रिमंडल में तीनों दलों के लोग शामिल होंगे और मिलकर परस्पर सहयोग और विश्वास के साथ हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। महागठबंधन के विधानमंडल दल ने जो निर्णय लिया था, उसकी सूचना दी गई, पत्र सौंपा गया और तदोपरांत महामहिम राज्यपाल महोदय ने मुझे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है और 20 तारीख को 2 बजे दिन में गांधी मैदान पटना में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इससे पहले नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक हुई और विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई। राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने इस सिफारिश को मान लिया और अगली सरकार बनने तक नीतीश कुमार को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने को कहा। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 2/3 से ज्यादा सीटें मिली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या रोड मैप होगा, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ टेलीग्राफ के सहायक संपादक जेपी यादव हैं। जेपी यादव, स्वागत है आपका। तारीख तय हो चुकी है, लेकिन ये भी तय हो गया कि तीनों दलों से मंत्री पद में लोग शामिल होंगे, लेकिन जो मोटे तौर पर खाका दिख रहा है किस तरीके का हो सकता है नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार उस पे एक लगभग अनौपचारिक तौर पे डिसाइड होगा कि 5 MLAs पर एक मंत्री मिलेगा, तो उसमें हमको नहीं लगता कि कुछ दिक्कतें आएंगी। वो रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट, जो सही रिप्रेजेंटेशन एक एक दल का जितना स्ट्रेंथ है उस हिसाब से मिलेगा। तो उसमें मंत्रिमंडल ऑलमोस्ट खाका मेरे हिसाब से तैयार है कि कौन कौन मंत्री होंगे, लिस्ट भी तैयार है और कोई झंझट, जैसे उन्होंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसी तरह ये भी शायद ठीक से अपना बांट लेंगे। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर हैं जीपी, शायद आप भी इस पर नजर गड़ाए होंगे कि असल में क्या उप मुख्यमंत्री पद को लेकर आरजेडी की ओर से कोई नाम आता है, क्या युवा चेहरे यहाँ पर उनको तवज्जो मिलती है, या फिर लालू यादव का ये कहना कि लीडर होकर नीतीश कुमार अब काम करेंगे, किस तरीके के संकेत देता है? देखिए, जितना मैं समझता हूँ लालू यादव को, आरजेडी को,
लालू अपने हक हुकूक की लड़ाई में पीछे नहीं रहते हैं और कोई भी सिचुएशन में, जैसे इलेक्शन कैंपेन में देखा आपने, वो डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट करने का उनकी पर्सनालिटी का ट्रेट है। तो मेरे हिसाब से तो वो उप मुख्यमंत्री का दावा, और पहले भी जब ये लोग दोनों मिले थे तो उप मुख्यमंत्री का जेडीयू की तरफ से ये कंसीड किया गया था कि आप चाहें तो उप मुख्यमंत्री पद ले सकते हैं। लेकिन एक बात आपने देखा होगा, जिस दिन इनकी विजय हुई और बहुत बड़ी जीत हुई जिस दिन, तो उस दिन लालू यादव ने कुछ बोले थे और वो बड़ा रेस्पॉन्सिबल बयान था उनका कि हम दोनों के बीच कोई फूट नहीं आएगा और वो मैं बनारस जाऊंगा। बनारस जाने वाले के संकेत दूसरे थे कि हम बाहर रहेंगे, हम इनके गवर्नेंस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन वो अपना शेयर, वो लार्जेस्ट पार्टी है, पावर में उनका शेयर जो है आई थिंक वो जरूर लेंगे उसमें, और उप मुख्यमंत्री पद तो बनता है उनके हिसाब से। और तो कांग्रेस के लिहाज से जीपी अगर कहा जाए, बहुत लंबे वक्त के बाद मैं कहूं कि सत्ता में उसकी हिस्सेदारी उसको मिल रही है, किस तरीके से देखते हैं? हाँ, कांग्रेस के लिए तो ये सोने पे सुहागा, अचानक इस लड़ाई में वो बिना मेहनत के ही लगता है कि बहुत ज्यादा फल मिल गया है उसको, उम्मीद से दोगुना मिल गया है, और दोनों के वोट ट्रांसफर करके, और कांग्रेस ने भी अपने कुछ जो ट्रेडिशनल जनाधार है उसको यूज करके और अच्छा रिजल्ट पाया है। जैसे पूरी महागठबंधन की सारी सीटें जीती तो कांग्रेस भी उसमें जीती, तो कांग्रेस नेचुरली एक प्लेयर होगी, और 27 सीट है उनके पास, तो मंत्री भी बनेंगे लोग, 4-5 तो मंत्री बन ही जाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस को तो बहुत दिनों के बाद बिहार में एक मेजर गवर्नमेंट में शेयर मिलेगा, और ये गठबंधन कांग्रेस के साथ ये बिहार तक सीमित, आई थिंक ये नेशनल लेवल पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। नेशनल पॉलिटिक्स में अब ये इसका इम्पैक्ट आने वाले पार्लियामेंट सेशन में आपको देखने को मिलेगा। और क्या वाकई वहां पर जो सरकार बनेगी उसकी जो गवर्नेंस का एक मॉडल होगा, आपको लगता है कि अब ये पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जहां पर सीधे टक्कर बीजेपी के साथ है, वहां पर एक आइडियल मॉडल के तौर पर भी विपक्षी दल पेश करेंगे? बिल्कुल, ये मॉडल तो है कि बीजेपी से जैसे कांग्रेस के टाइम में होता था कि कांग्रेस जब सत्ता में रहती थी केंद्र में, तो बाकी सब रीजनल पार्टियों में इकट्ठा होने का और लड़ने का, बीजेपी के लिए और वो महत्वपूर्ण हो गया है कि बीजेपी और पावरफुल है बहुत, कांग्रेस की तरह जब हेड एज था कांग्रेस का, उस तरह की पावरफुल है अभी सेंटर में। तो ये एक मॉडल तो बिहार ने दिया ही है कि आप कैसे विपक्षी दल सब एक साथ आके, एंटी बीजेपी फोर्सेस सब एक जगह इकट्ठे हों तो हम इनको हरा सकते हैं। तो ये मॉडल नेचुरली दूसरे स्टेट में भी रेप्लिकेट हो सकता है, और ये देखने वाली बात होगी कैसे रेप्लिकेट होता है। मैं आता हूं नीतीश कुमार की चुनौतियों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके का चुनाव प्रचार रहा है, बहुत तरह के वादे किए गए हैं और बहुत तरह के एश्योरेंस वोटर्स को दिए गए हैं, क्या सबसे बड़ी चुनौती आपको दिखती है अब सरकार बनने के बाद? देखिए, नीतीश कुमार ने बहुत बेसिक जो बिहार को जरूरत है, रोड, बिजली, स्कूल, अस्पताल में अभी तक उतना काम नहीं हुआ। तो इससे आगे जाने की अब चैलेंज रहेगी उनको कि अब सिर्फ रोड बना दिया हमने, मूलभूत लेवल जो है उसको लेवल 2 पे जाना होगा। चैलेंज है, एंड दैट इज अ बिग चैलेंज। वो आसान नहीं है। बिहार में इन्वेस्टमेंट लाना, फैक्ट्री, कुछ ये जॉब क्रिएट करना, ये सब उम्मीदें हैं नीतीश कुमार से। उनको ये सब बेसिक के ऊपर लेवल 2 में जाके लोगों में एक और ये जो बेसिक है इसको मेंटेन भी रखना है। सबसे बड़ा चैलेंज है आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर, कानून का राज। जो नीतीश कुमार ने आज भी बोला कि कानून का राज स्थापित होगा और कानून का राज रहेगा, जैसा उन्होंने पिछले 10 साल में चलाया। तो कानून का राज, क्योंकि ये बहुत इधर उधर से डर की बातें आ रही हैं कि आरजेडी इसमें शामिल है, तो उसमें एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं कि वो फिर से वो सत्ता में आने का जो होता है फल उसका दिखता है जनता में, खामियाजा उठाना। और बीजेपी ऑलरेडी उस पर कैंपेन शुरू करे। कोई भी इंसिडेंट होगा, अब एक भी इंसिडेंट अब बिहार में होगा, कुछ होगा तो बीजेपी उसको बहुत हाईलाइट करेगी और मीडिया भी उसको पकड़ेगा, ये देखिए आया जंगल राज। तो नेचुरली इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। थैंक यू। ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। लोक गीतों की मिठास जिससे दमक उठा बॉलीवुड भी।
छठ की रौनक उनकी आवाज के बगैर अधूरी है। लोकगीतों में बढ़ती फूहड़पन से चिंतित। थोड़ी देर के लिए भले ही अच्छा लग जाए, पर संगीत में फूहड़पन भर देने से वो टिक नहीं सकता। मिलिए शख्सियत में लोक गायकी की मशहूर मारूफ शख्सियत शारदा सिन्हा से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पेरिस में हुए सिलसिलेवार आतंकी हमले में 125 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि करीब 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें 80 की हालत गंभीर है। हमले में शामिल सभी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हमले के बाद फ्रांस में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। मारे गए लोगों में कोई भी भारतीय नहीं है। हमले की जिम्मेदारी भी IS ने ली। फ्रांस की राजधानी पेरिस को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े हमले का सामना करना पड़ा है। पेरिस में 6 जगहों पर स्वचालित राइफलों और विस्फोटकों वाली बेल्ट का इस्तेमाल कर आत्मघाती हमले किए गए। पेरिस के बैटाकला कॉन्सर्ट हॉल में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई। बंदूकधारियों ने कई लोगों को बंधक बना लिया था। इस घटना के बाद लोग दहशत और खौफ में हैं। C'est assez confus en fait, parce que nous on a entendu 2 explosions. Moi au départ je pensais que c'était des bombes agricoles. Après il y a eu plein de rumeurs à l'intérieur du stade. On était à la porte E, ça a pété juste à côté. C'est vrai que c'était bruyant, mais लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। स्थानीय पुलिस की मदद के लिए सेना को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति ओलांद ने आपातकाल की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश आतंकवाद के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति ओलांद ने इसे देश पर हमला करार दिया है। Mes chers compatriotes, ce qui s'est produit hier à Paris et à Saint-Denis, près du Stade de France, c'est un acte de guerre. पेरिस में हुए हमले की विश्व समुदाय ने भी निंदा की है। This is an attack on all of humanity and the universal values that we share. We stand prepared and ready to provide whatever assistance that the government and the people of France need to respond. Hinter uns liegt eine der schrecklichsten Nächte, die Europa seit langer Zeit erlebt hat. Die Menschen in Paris müssen einen Albtraum von Gewalt, Terror und Angst durchleiden. फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। फ्रांस की सीमा को सील कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की तफ्तीश में जुटी हैं कि हमलावर यूरोप में कैसे आए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पेरिस हमले की भारत ने भी कड़ी निंदा की है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस हमले को बर्बरतापूर्ण करार दिया है। भारत ने फ्रांस में हुए आतंकी हमले को मानवता के खिलाफ करार दिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर आतंकी हमले पर संवेदना जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत इस संकट में फ्रांस के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी इस हमले पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि यह हमला न केवल पेरिस के लिए बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ है। वहीं ब्रिटेन दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में हुए हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदनाएं जताई हैं। ये हमला पेरिस पर नहीं है, ये हमला फ्रांस के नागरिकों पर नहीं है, ये हमला फ्रांस पर नहीं है, ये हमला मानवता पर है। ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करनी होगी और मानवतावादी शक्तियों ने इकट्ठा करके मानवता विरोधी शक्तियों को परास्त करने के लिए अपनी जिम्मेवारियां निभानी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पेरिस हमले को बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करार दिया है। पेरिस में जो आतंकवादी हमला हुआ है उस पर हम सब बहुत गहरा शोक व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं फ्रांस की जनता के साथ है। किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई को जारी रखना ही होगा। फ्रांस में हुए आतंकी हमले की विश्व समुदाय ने भी निंदा की है। इस हमले के बाद फ्रांस में आपातकाल लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में प्राचीन काल से लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया है। ब्रिटेन दौरे के आखिरी दिन दार्शनिक बसवेश्वर की प्रतिमा का अनावरण के मौके पर उन्होंने बात कही। प्रधानमंत्री ने आज लंदन में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन भी किया। ब्रिटेन यात्रा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में 12वीं सदी के दार्शनिक बसवेश्वर की नई प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बसवेश्वर के सिद्धांत और विचार आज की पीढ़ी के लिए भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। उनके आदर्श, उनके विचार विश्व के लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे और विश्व लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व समझेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय समाज में दार्शनिक और समाज सुधारकों का अहम स्थान है। उन्होंने समाज में बदलाव और सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। हिंदुस्तान की विशेषता है कि हर समय हमने ऐसे रिफॉर्मर को जन्म दिया है जिन्होंने समाज में आती हुई बुराइयों को रोकने के लिए अथाक प्रयास किया है और उसका परिणाम देश को अच्छी तरह मिला है। प्रधानमंत्री ने उत्तरी लंदन में एक नए डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। ये स्मारक उसी जगह बनाया गया है जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने रहकर कॉलेज की पढ़ाई की थी। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और रामदास अठावले भी मौजूद थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश सांसदों, लेबर पार्टी के नेताओं और भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। इसमें ब्रिटेन के विपक्षी दल और लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन और उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल शामिल हैं। प्रधानमंत्री टाटा मोटर्स के मालिकाना हक वाली जगुआर लैंड रोवर फैक्ट्री भी गए। ब्रिटिश दौरे के बाद प्रधानमंत्री 14 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की रवाना हो गए। आरफा खानम शिरवानी, राज्यसभा टीवी, लंदन। तुर्की में कल से G20 शिखर सम्मेलन शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धड़कनों की तर्जुमानी करते थे। सारे देश में घूम घाम के उन्होंने प्रचार किया, कांग्रेस का प्रचार किया, अपनी विचारधारा का प्रचार किया, समाजवाद का, आर्थिक प्रगति का, सामाजिक सहिष्णुता का। कांग्रेस सेवा दल ने जवाहरलाल नेहरू की याद में इंडिया गेट से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक शांति मार्च भी निकाला। आजादी के बाद में लगातार हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पे लाकर खड़े करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत योगदान है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। 1917 में होम रूल आंदोलन में शामिल होकर वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। आजादी के बाद वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, विज्ञान और तकनीक के विकास में उन्होंने अहम योगदान दिया। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे, इसीलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के 125वें जन्मदिवस पर चल रहे कार्यक्रम का आज औपचारिक समापन हो गया। इस मौके पर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नेहरू भारत के लोकतंत्र और आजादी की सफलता के मुख्य स्तंभ थे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती को भारत के लोकतंत्र की मजबूत जयंती से तुलना की है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। यदि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में यह कहूं कि भारत में प्रजातंत्र की इमारत को मजबूत बनाने में अथक प्रयास करने वालों में प्रमुख नेता यदि कोई था तो उस नेता का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चाहे विज्ञान हो या उद्योग या फिर कृषि, नेहरू ने सभी पर समान ध्यान दिया। कौन हस्तक्षेप करे, कौन मध्यस्थ की भूमिका निभाए ताकि यह संघर्ष अरब देशों और इजराइल के बीच यह समाप्त हो जाए, हो तो नहीं पाया था,
लेकिन नाम यदि उस समय के राष्ट्रपति आइजनहावर ने यदि सोचा था किसी का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सोचा था। माने इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा एक व्यक्तित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेहरू जयंती समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के चेयरमैन लोकेश चंद्रा भी मौजूद थे। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में नेहरू के जीवन और उनके योगदान पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। राजनाथ सिंह ने भी यह स्वीकार किया कि नेहरू की कुछ नीतियों से उन्हें मतभेद हो सकता है, लेकिन नीयत से नहीं, और नीतियां तो समय की जरूरत के हिसाब से बनती है। जवाहरलाल नेहरू भारत के इतिहास पुरुष थे और रहेंगे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती के मौके पर हुए कार्यक्रम में कांग्रेस ने मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर असहनशीलता को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। साथ ही केंद्र की एनडीए सरकार पर इतिहास से छेड़छाड़ सांप्रदायिकता को हवा दे रही है। आज जो भी सेक्युलर मूल्यों का विरोध करता है वो सिर्फ नेहरू जी का नहीं, बल्कि महात्मा गांधी, उनके तमाम साथियों और दूसरे महान नेताओं का भी विरोध कर रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने असहनशीलता के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। आज हिंदुस्तान की जनता देख रही है और कह रही है कि अच्छे दिन नहीं आए, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है, छोटे बच्चों को जलाया जा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार के विकास के दावों की आलोचना करते हुए समावेशी विकास पर जोर दिया। विकास और सोशल जस्टिस एक ही चीज के दूसरे नाम है। विकास अगर गरीबों तक नहीं पहुंचता, विकास अगर पिछड़े लोगों के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचता, अगर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की वेलबींग के बारे में नहीं सोचता, तो वो विकास सही मानों में विकास नहीं है। सम्मेलन में जहां कांग्रेस ने पंडित नेहरू की विचारधारा को देश के सद्भाव और एकता के लिए जरूरी बताया, वहीं बिहार चुनाव नतीजों से उत्साहित कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ काफी मुखर दिखाई दी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। बेंगलुरु टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में बिना विकेट खोए 80 रन बना लिए हैं। शिखर धवन 45 और मुरली विजय 28 रन पर नाबाद है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 214 रन पर सिमट गई। और बात आपकी आवाज की। और आज खबर बिहार से। खबर एक ऐसे गांव की जो बसा है नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय और राजगीर के बीच। हैदरगंज कड़ाह गांव के लोग आज तक एक स्कूल के लिए तरस रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नालंदा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गहरा रिश्ता है। उनका खुद का गांव भी इसी जिले में है। बावजूद इसके यहाँ के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सेवाएं अब तक उसकी कमी अब तक उन्हें महसूस हो रही है। ये सर 2005 में बनाई गई नीतीश सरकार के फंड के द्वारा। आज 2015 है और हॉस्पिटल के हाल देख रहे होंगे क्या हाल हो रहा है। 55 लाख के फंड से बनाया गया और 10 साल हो गए न इसे कोई उद्घाटन करने आया और ना कोई डॉक्टर आया ना मरीज आया। इस इलाके हैदरगंज कड़ाह में ये हॉस्पिटल जो बनी है, इस गांव से अगल बगल गांव 8 गांव छोटे छोटे कस्बा बनते हैं जिसे लाभ उठा सकते हैं। अगर ये चालू हो जाए तो बहुत सारे लोग इस हॉस्पिटल से लाभ उठाएंगे। आसिम बिहारी गर्ल्स हाई स्कूल हमारे गांव में हैदरगंज कड़ाह में 2003 में बनाया गया। ये अल्पसंख्यक का वाहिद स्कूल है लड़कियों के लिए
लेकिन अभी तक जो है ये चालू नहीं हुई है। हम लोगों ने, गांव के लोगों ने यहाँ से जो है विधायक जी के यहाँ, सतदेव आर्य जी के यहाँ गए, लेकिन इसका कोई रिस्पांस नहीं लिया। हैदरगढ़ खड़ाह में स्कूल और अस्पताल पिछले 10 साल से तैयार हैं, लेकिन यहां पर इसका औपचारिक उद्घाटन तक नहीं हुआ है। ना ही यहां पर डॉक्टर हैं और ना ही शिक्षक। राजधानी पटना से महज 74 किलोमीटर की दूरी पर बसा नालंदा कभी बिहार की पहचान हुआ करता था। आज इसी जिले के हैदरगंज कड़ाह गांव के लोग स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाली से परेशान हैं। गांव में स्कूल और अस्पताल की इमारत बने सालों बीत गए, लेकिन आज तक यहां ना तो कोई शिक्षक आया और न ही कोई डॉक्टर। अस्पताल की इमारत का तो अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। टूटी फूटी हालत में पहुंच चुकी इन इमारतों को देखकर कहा जा सकता है कि सरकार के लाखों रुपए यूं ही बर्बाद हो गए। आसिम बिहारी गर्ल स्कूल के नाम से जाबिर हुसैन के फंड से ये बनाया गया। 2003 से अब तक ये स्कूल चालू नहीं हुआ। और यहाँ की अल्पसंख्यक की लड़कियाँ और दलित की लड़कियाँ 3 किलोमीटर दूर यहाँ से पढ़ने जाया करते हैं। 10 साल पहले गाँव वालों की फरियाद के बाद स्कूल और अस्पताल बनाया गया। लगा कि अब लोगों को पढ़ाई और सेहत की परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा, लेकिन आज भी लड़कियों को स्कूल के लिए कई किलोमीटर का सफर पैदल तय करना होता है। गांव में किसी को अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाए तो इसके लिए सबसे नजदीकी अस्पताल 20 किलोमीटर दूर बिहार शरीफ में है। जाहिर है ऐसे में मरीज की जान भगवान भरोसे ही है। इस गांव की आबादी 15,000 से ज्यादा है, जिसमें ज्यादातर लोग दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। हैदरगंज कड़ाह के अलावा इस जिले के 8 और गांव हैं, जहां जरूरी सुविधाओं के नाम पर लोग ठगा हुआ ही महसूस करते हैं। इस बारे में स्थानीय नेताओं से कई बार दरख्वास्त की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे लोग वहाँ उनके पास कितने बार अर्जी लेके गए, कागज लेकर गए, उन्होंने सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। सिर्फ इलेक्शन के मौके पर आते हैं और बाकी 5 साल झांकी मारने नहीं आते इस गांव में। जब एक बार कभी दुर्घटना घटा था टंकी के मामला में, पानी वाला, उस वक्त आए थे, उसके बाद से फिर कभी नहीं आया। चुनाव दर चुनाव बीत गए, सरकारें बनती गईं, लेकिन नहीं बदली तो इस गांव की तस्वीर। आज भी यहाँ के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। तो अगर आपके इलाके में ही कोई ऐसी खबर या कोई ऐसी परेशानी है तो आप उसे भेज सकते हैं, बन सकते हैं सिटीजन रिपोर्टर। हमारा पता है आपकी आवाज @rstv.nic. तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।